तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 48 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 48 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। लैला कहाँ तक तेरा मजनू पहुँचा? हया अभी चलते कैंटीन में आई ही थी कि हूर ने मौका देख हया को छेड़ा। कोई मजनू वजनू नहीं है वो, और ना ही मैं कोई लैला हूँ। हया हूर के साथ चेयर पर बैठते मुँह फुला गई। हाँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? हया खान कह रही है कि वो अपनी मोहब्बत को ऐसे अधूरा छोड़ देगी। लड़की कहीं ऐसा ना हो कि तू यहाँ ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहे और यान भाई कहीं और ही सेट हो जाए। जो हूर मजाक में कहते हया को डरा गई, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, और वैसे भी तुम्हें शुक्र करना चाहिए तुम्हारे कज़न को इतना चाहने वाली लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। हया ने यह एहसास बराबर किया, जबकि साथ ही हूर के हाथ से चिप्स का पैकेट छीनते खाने लगी। हाँ तो तुम्हारा मेरे कज़न पर मरना बनता भी है। जितना शरीफ मेरा कज़न है ना, इतना कोई ला कर दिखा दो। हूर ने भी सच बोलते हया को सर हिलाने पर मजबूर किया। वो जानती थी कि यान कितना सीधा लड़का है। अरे ध्यान से गाइस, कौन सा तूफान पीछे लगा है जो ऐसे भागते हम पर हमला करने लगी थी। अभी हया कुछ बोलती कि अचानक से आशी आमना भागते इनके टेबल के पास आते एकदम से बैठी कि हूर ने इनके पीछे सारा समी को आते देख बोला। बात ही कुछ ऐसी थी, वो क्या है, हम सब खाला बनने वाली हैं। आशी ने तेजी से एक सांस में बोलते हूर के सामने पड़े ग्लास को उठाते मुँह से लगाया। क्या? हया और हूर चुंकी। ईमान की कॉल आई थी। अमाद और ईमान के घर बहुत जल्द खुशी आने वाली है। सारा इनके चेहरे देख तहम्मुल से बोलते चेयर दूसरे टेबल से खींचते इनके पास हुई। वॉट? हूर ने एकदम चीखी, जबकि अब की बार सब डरे। इतनी बड़ी न्यूज़ और अमाद भाई ने मुझे बताई नहीं। हूर चेयर से उठते अपनी जीन्स से फ़ोन निकालते वहाँ से जा चुकी थी। चलो भाई, इतनी बड़ी खुशी के मौके पर आज तुम लोग कुछ भी खा सकती हो। उसके सारे पैसे मैं खुद दूंगी। आशी हूर को जाते देख सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर गई, जबकि उसकी बात सुन सबने फटी फटी आंखों से इसको बेयकीनी से घूरा, क्योंकि आशी किसी को अपने पैसों से कुछ खिला दे ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रही हो तुम सब? सोच लो, ये ऑफ़र अभी के लिए है। फिर चलो गर्ल्स, जल्दी से अपनी पसंद का ऑर्डर दो। समी ने कहते ही वेटर को आवाज़ लगा दी, जबकि आशी ने मुस्कुराते सबको देखा। ईमान, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खाला बनने वाली हूँ। आयत वीडियो कॉल पर ईमान से बात करते अपनी खुशी बयान कर रही थी, जबकि ईमान ये सुन बहुत खुश हुई। आयत तुम ठीक हो? इतने दिन से ना तुमने कॉल की और ना ही मेरा फ़ोन पिक किया। फिर जब बुरहान भाई को कॉल की तो पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ था? ईमान, जो बहुत खुश थी, अभी आयत के सर्द चेहरे को देख बोली, कुछ नहीं हुआ यार, बस ऐसे ही थोड़ा सा बुखार हो गया था। आयत जो ड्राइंग रूम में बैठी ईमान से बात कर रही थी, रिमोट उठाते टीवी को बंद कर गई। सच कह रही हो? ईमान ने अब के थोड़ी संजीदगी से पूछते गौर से आयत को देखा। हाँ मेरी बहन, सच कह रही हूँ। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे अम्मी से बात करनी है। आयत ने कहते फ़ोन बंद किया, जबकि उठते वो किचन की तरफ चली। सलाम बीबी सरकार। अभी आयत किचन के करीब गई ही थी कि अचानक से खादम की आवाज़ सुन वो डरी, जबकि अगले ही पल खुद को नॉर्मल करते बोलने का इशारा किया। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें बीबी सरकार, आपका गुलाम आपको ला देगा। खादम ने सर झुकाए धीरे से कहा, शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके बॉस कहाँ हैं? आयत खादम को घर पर देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि इसको लगा था बुरहान तो अपने काम के सिलसिले से बाहर चला गया है, तो फिर इसका खादम खास गुलाम यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम्हारा साईं। आयत ने जैसे ही बॉस कहा, खादम खामोश रहा, क्योंकि इसको कुछ भी समझ नहीं आया था। आयत इसको परेशान होते देख एक बार फिर बोली, बीबी सरकार, साईं मर्दाना बैठक में है, वो इनको कुछ पार्टी के लोग मिलने आए हैं। खादम ने वैसे ही नज़र झुकाई जवाब पास किया, उन्होंने तो कराची जाना था ना आज। जैसे ही आयत को सुबह वाली बात याद आई तो तेज़ी से बोली, जी बीबी सरकार, मगर साईं ने मना कर दिया। खादम कहते खामोश हुआ। एक मिनट, ये कहाँ लेकर जा रहे हो? खादम जो खामोश हुआ था अचानक से किचन से एक मुलाजिम को खाना ले जाते देख बोला, ये साईं के मेहमानों के लिए है। मुलाजिम ने डरते तेज़ी से जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, मेहमानों को खाना दे दिया है, तुम जाकर साईं के लिए खाना लगाओ। पता है ना कि उन्होंने रात से अभी तक कुछ नहीं खाया। जाओ। खादम तेज़ी से बोलते इसको जाने का इशारा कर गया। और सुनो, जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। खादम ने मुलाजिम को सख्त हदायत करते वापस से आयत के सामने सर झुकाया। बुरहान ने रात से अभी तक खाना नहीं खाया, यहाँ तो दोपहर होने वाली है और इसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। आयत ने हैरानगी से दिल में सोचा, तुम्हारे साईं ने रात से अभी तक कुछ खाया नहीं, ऐसे क्यों? मेरा मतलब रात को तुम लोगों की वापसी कब हुई थी? आयत दिमाग से काम लेते, रात की बात खादम से जाननी चाहिए। वो बीबी सरकार, रात हम लोग देर से आए तो थे, लेकिन आप बीमार थी, जिस वजह से साईं आते ही डॉक्टर के साथ लग गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका बुखार कम करने के लिए पट्टियाँ करनी होंगी, तो बस बुरहान साईं आपको लेकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने फिर रात का खाना नहीं खाया कि इनको भूख नहीं। खादम आयशा से बोलते तफसील से बयान कर गया। क्या वो सारी रात मेरे पट्टियाँ करता रहा? आयत के दिल में कुछ हुआ था, जबकि वो ऐसे ही खामोश थी।
रुको, अभी खादम जाता, आयत ने जल्दी से कहते उसको रोका। रात को जब तुम्हारे साईं आए थे तो क्या है यहाँ कोई और हमारे खानदान में से एक शख्स आया था? आयत ने उलझे लहजे में जैसे भी करते पूछा। बीबी सरकार, कोई नहीं आया था। हाँ बता, साईं के आने से पहले शायद फैसल शाह आया था, लेकिन साईं यहाँ नहीं थे तो वह वैसे ही चले गए। खादम ने याद आने पर एकदम तेजी से बोला। अच्छा तुम जाओ। आयत अपने माथे का पसीना साफ करते जल्दी से चेयर पर बैठी। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, कभी नहीं सोचा था कि मैं बुरहान शाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊँगा। आयत को बुरहान के ये अल्फाज याद आए थे जब बुरहान ने इसको अपने दिल के एहसास बयान किए थे। वो जितना चाहती है कि बुरहान के बारे में नहीं सोचना, वो उतना ही बुरहान के बारे में सोचती। अभी वो यही वजह जानना चाहती थी कि आखिर सारी रात वो क्यों उसके लिए ऐसे भूखा रहा, कि तभी दिल में बुरहान के इज़हार मोहब्बत का ख्याल याद आया। वो खामोश सी वैसे ही वापस चलते डाइनिंग टेबल की तरफ गई जहाँ पर मुलाजिम ने खाना लगा दिया था। ये क्या है? जैसे ही आयत ने तलिया पड़ा देखा, तेजी से फिसला। जबकि मुलाजिम को कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोले। मैडम, ये आपके लिए सन्ने बनाने के लिए बोला था। मुलाजिम ने आयत को खुद को घूरते देख धीरे से जवाब पास किया। मुझे ये नहीं खाना, तुम ऐसा करो ये ले जाओ। आयत चेयर पर बैठते हुक्म देते टेबल पर लगे दूसरे खाने को देखते अपनी प्लेट उठा गई। लेकिन मैडम, सर ने कहा था आपको बस दलिया ही देना है। मुलाजिम अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानता था, तभी वो डरते जल्दी से एक बार फिर बोला। हाँ तो तुम्हें किसने कहा है कि अपने बॉस को कुछ बताना? तुम इनको बोल देना कि दलिया ही खाया था। आयत ने आज पहली बार किसी को ऐसे अपने लिए झूठ बोलने का कहा। तभी खादम जो ये सब सुन चुका था वहाँ से जा चुका था। लेकिन अच्छा ऐसे करो, तुम जाओ। आयत उसको परेशान होता देख बोलते जाने का इशारा कर गई तो वो मुलाजिम तेजी से वहाँ से भागा। क्या हुआ खादम? अभी बुरहान फ़ोन सुनने के लिए लोन में आया था कि खादम को भागते आते देख मुकाबले चूंगा। जबकि फ़ोन को बंद करते देखा। साईं, वो बीबी सरकार ने दलिया खाने से मना कर दिया है, जबकि वो जो खाना आपके लिए लगाया था वो वही खाना खाने लगी हैं। खादम ने एक ही सांस में बोलते बुरहान को आगाह किया। जबकि बुरहान सुनते ही लंबे लंबे टक बढ़ते अंदर की तरफ बढ़ा। क्या हो रहा है? अभी आयत ने चमचा उठाते मुँह खोला ही था कि बुरहान के पूछते साथ ही उसका नरम सा हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया। अब कुछ यूँ था कि आयत मुंह खोले अपनी काली स्याह आंखों को बुरहान पर गाड़ गई। यूँ कि बुरहान जो खड़ा इसके करीब झुका था वो नीली आंखों को आयत के चेहरे पर टका गया। तभी पल में दोनों की नजरें मिली, लेकिन अगले ही पल आयत ने कंफ्यूज होते निगाहों का जाविया बदला। आयत, तुम्हें पता भी है कि तुम ठीक नहीं, फिर भी ऐसी जिद का क्या मतलब है? बुरहान वैसे ही उसका हाथ पकड़े चेयर को खींचते आयत के करीब बैठा। आयत जो पहले ही कंफ्यूज हो चुकी थी, बुरहान को करीब बैठे देख वो घबराई, लेकिन वो चाह कर भी बुरहान से कुछ ना बोल पा रही थी। चलो तुम दलिया खाओगी। बुरहान उसको खामोश देख आपके नरम लहजे में बोलते चमचा उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगा। ये तो एक चमचा खा लेने दो, आयत तेजी से बोली, जबकि अगले ही पल अपने नीचे ले होंठ को दांतों तले दबा गई। तुम्हारे ऐसे बोलने से 1000 बार तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूं। बुरहान ने लबों पर बात लाने से खुद को रोका था, जबकि हल्के से मुस्कुराते मुकाबल ने वैसे ही उसका हाथ पकड़े चमचा आयत के मुंह की तरफ किया तो आयत बुरहान के डिंबल को गहरा होता देख चमचा अपने मुंह में दबा गए। काश ये पल यहीं थम जाए, बुरहान ने दिल में कहा, जबकि आयत आराम से बैठी नजरों को कभी इधर घुमाती तो कभी उधर। जबकि बुरहान ने गौर से उसके अंदाज को देखा और दलिया प्लेट में डालते उसकी तरफ बढ़ाते रखी। 2 दिन तक यही तुम्हारी गुजार रहने वाली है, खाओ। बुरहान आराम से कहते उसके बनते चेहरे को तकने लगा। जबकि आयत एक नजर मुकाबले को घुरी से नवाजते पानी का गिलास उठाते लबों से लगा गई। अगर मैं ये खाने वाली हूँ तो फिर ये खाना कौन खाएगा? जैसे ही आयत ने देखा बुरहान चेयर से उठने लगा, तेजी से वो गिलास रखते बोली। बुरहान उसके ऐसे अचानक से बोलने पर अशश हुआ, जबकि वैसे ही वापस चेयर पर विराजमान हो गया। मुकाबले ने गौर से नजरों के सामने बैठी हस्ती की पलकों की बाहर उठती गिरती दिखी, जबकि बुरहान के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट छाई थी। ये खाना मेरा है, फिक्र नहीं करो, मैं खा लूँगा। किस चीज़ से बना है? वो जो रात से भूखे होने के बावजूद भी खाना नहीं खा रहा। आयत को बुरहान के जवाब पर गुस्सा आया था, जबकि वो दिल में खुद से बड़बड़ाई, मतलब ये खाना तुम अभी खाने वाले नहीं। अब के आयत ने एक सांस भरते मुकाबले की नीली आंखों में काली स्याह आंखों को डालते उसके होश जैसे गायब किए थे। बुरहान तो हमेशा ही उसमें खो जाता था। आयत, तुम क्यों इतना पूछ रही हो? इसको पल में खुद पर हैरानगी हुई थी। आयत, दूर रहो इससे, कहीं तुम्हें पागल ही ना कर दे। वो दिल में खुद से मुखातिब होते चेयर से उठते जाने के लिए बढ़े। बैठो, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। चलो शाबाश, तुम अपना ये दलिया ख़त्म करो, मैं अपना खाना खाता हूँ। बुरहान ने तेज़ी से काम लेते वैसे ही चेयर पर बैठे आयत का मुलायम सा हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ा, जबकि आयत बुरहान की बात सुन आराम से चेयर पर बैठी और न चाहते हुए भी दलिया खाने लगी। बुरहान एक नज़र इसको देखते प्लेट में रोटी रखने लगा। इसने एक बार में कहा और बैठ गई। आयत को पल में खुद पर हैरानगी हुई, जबकि वो शौक भी थी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? आशा जो चाय बना रही थी इरम का मुंह बना देख बोली। कुछ नहीं, मेरा चेहरा क्यों बनेगा? मैं सोच रही थी कि अचानक से नादिया के माँ बाप कैसे सुधर गए, मतलब अचानक से माफ़ी भी मांग ली और शादी का कार्ड। इरम ने उलझते लहजे में धीरे से कहते बात का आगाज़ किया। चलो देर से ही इनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, बाकी छोड़ो, हमें क्या लेना देना है। अम्मी जाने, बाकी रही बात हमारी तो अगर बोलेंगी तो हम सब चले जाएंगे, वरना यहीं बैठे रहेंगे। आशा कपों में चाय अंडेलते हल्के फुल्के से अंदाज में बोली, जबकि इरम भी खामोश हो चुकी थी। अब वो और क्या बोल सकती थी, लेकिन वो खुश थी
कि नादिया की शादी तय हो गई। आज ही नादिया के माँ बाप आए थे और जो कुछ पहले इन लोगों ने किया था उसकी माफ़ी मांगी और साथ ही नादिया की शादी तय करने की न्यूज़ बताई। लगे हाथ उन्होंने शादी का कार्ड भी दे दिया। शबाना बेगम कभी भी अपनी बहन को माफ़ करने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर सिर्फ इनको बोला गया होता तो वो अलग बात थी। इनके साथ इकराम को कितना कुछ सुनाया गया था वो अभी भी इनके दिल में था, लेकिन जैसे ही इकराम ने कहा उन्होंने माफ़ किया, शबाना बेगम जो गुस्से से बोलने लगी थी लब भींच गई, जबकि खामोशी से कार को थाम गई। हमेशा ब्लू कलर पहना करो, अच्छा लग रहा है ये कलर तुम पर। अभी अयान क्लास से बाहर निकला ही था कि फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन फ़ोन को पॉकेट से निकालते मैसेज देखा। जैसे ही मैसेज पढ़ा अयान ने तेज़ी से नजरें इधर उधर घुमाई। कितनी लड़कियां आसपास से गुजर रही थी, लेकिन अयान को समझ नहीं आई। अयान जो सामने वाली खाली क्लास में बैठी हुई थी अयान को इधर उधर देखते देख दिल से मुस्कुराई, जबकि तेज़ी से एक बार फिर मैसेज टाइप किया और अपना बैग लेते कैंटीन की तरफ जाने के लिए बढ़ी। अयान जो हर लड़की जो फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी उसके करीब जाते इनको देख वापस से उलझ रहा था कि तभी एक बार भी मैसेज की टून सुन तेज़ी से फ़ोन को देखा। ऐसे जाने अनुसार क्या देख रही हो? अगर मुझे ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढो, मैं मिल जाऊंगी। ऐसे अनजान लोगों में मुझे तलाश करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अयान मैसेज पढ़ते ही मायूसी से एक बार फिर आती जाती लड़कियों को देखने लगा, जबकि जैसे ही सोच आई तेज़ी से वो भागते कैंटीन की तरफ गया। हया, क्या हो गया मेरे भाई? ठीक तो है? आराम से सब्र से आ जा, ऐसे क्यों हया को पुकार रहा है जैसे जान को लाले पड़े हों। अभी अयान भागते अपने ग्रुप के टेबल के नज़दीक आया ही था कि हया का नाम अयान के मुंह से सुन अली ने अयान को टोका। जैसे ही अयान ने देखा तो एक नज़र हया को देख सबकी गहरी नज़रों को खुद पर गाड़े वो आराम से एक चेयर लाते विराजमान हुआ। हया जो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी अभी ऐसे अयान को देख रही थी जैसे उसको अभी कुछ समझ ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। अभी हसन कुछ बोलता अयान को कि जमाल की आमद पर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि सबने एक साथ सलाम का जवाब भी दिया। क्या हुआ, तुम सब ऐसे खामोश क्यों हो गए? जमाल अयान का मुंह बनता देख चुका था, जबकि इसको इग्नोर करते जमाल ने बाकी सबको पूछा, जैसे इन सब से इसकी गहरी दोस्ती हो। तुम्हें देख के किसी का मुंह भी बन सकता है। जर जो जमाल के पीछे ही आ रहा था कि उसके सवाल को सुन तेज़ी से जवाब दिया और चेयर पर बैठा। जमाल ने सरसी सी निगाह सर पर डाली और वापस से अयान की तरफ देखा। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे अयान तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? जमाल ने धीरे से बात करते साथ बैठे अयान को मुखातिब किया। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? यूनी मेरे अकेले की थोड़ी है, तुम्हारा भी हक बनता है। यूनी सबकी तो है। और वैसे रही बात तुम्हारे यहाँ आने की, तो ऐसे ही हैरान हुआ कि अचानक से जमाल शाह हमारे दस्तरखान पर कैसे आ गया। जितना सुना है तुम्हारे बारे में मैंने, तुम तो कभी अपने दोस्तों के अलावा किसी को मुँह नहीं लगाते। अयान ने तंसिया वार करते अब के गौर से जमाल शाह को देखा जो पहले ही उसको देख रहा था। ठीक सुना था तुमने मेरे बारे में? जमाल अयान की बात सुन हल्के से मुस्कुराया, जबकि साथ ही जवाब पास किया। लेकिन अभी मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था, अभी बदल गया हूँ। अब मैं वो जमाल शाह नहीं, इसीलिए यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। जमाल ने हल्के फुल्के से अंदाज में गोया, ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुम बदल गए? जन ने तीखे से लहजे में पूछा। बस यही समझ लो कि ऊपर वाले ने मुझ पर कोई खून किया है। किसी ऐसे इंसान को मेरे सामने ला खड़ा किया जिसको देख लगा कि इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं। जमाल शाह ने आयत का चेहरा याद करते खोए हुए कहा। अब सब ने गौर से इसको देखा था। कहीं मोहब्बत का कोई सीन तो नहीं? सम्राट जो पहले खाने में मगन था कि बात सुन तेजी से खाते मुँह से बोला। जन ने खा जाने वाली नज़रों से इसको घूरा। ठीक समझे हो तुम? जमाल ने सम्राट को एक नज़र देख मुस्कुराते दिल का राज बयान किया, जबकि यह सुन अयान सर दोनों ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वाह, क्या बात है तुम्हारी भी। बात बन गई। देखो सर, मैंने सोच लिया कि मैं कुछ सालों के लिए लंदन चला जाता हूँ, फिर जब ऐसे ही जमाल की तरह वापस आऊँगा तो क्या पता कोई लड़की मुझ पर भी फिदा हो जाए। सम्राट तो जमाल का जवाब सुन ही दुखी हो गया, क्योंकि इसको अपना दुख याद आया था कि उसकी कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, शक्ल पर गौर करो। अगर अपनी शक्ल का कोई इलाज करवा लो तो फिर लंदन जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लड़की खुद ब खुद तुझ पर फिदा हो जाएगी। अली ने कहका लगाते माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया, जबकि सम्राट ने एक खुरी से नवाजा। चलो गाइस, अगली क्लास का टाइम हो गया। असद घड़ी पर टाइम देख बोला तो सब उठे। रान शाह, क्या लगता है तुम ऐसे आयत को मीरपुर खास में मुझसे दूर रख सकते हो? जैसे ही सब उठते वहाँ से गए, जमाल शाह ने दिल में सोचते बड़बड़ाया, अगर आयत का यहाँ आना मना है तो मेरा वहाँ जाना तो नहीं। आयत से अब मुलाकात भी होगी और इसको अपने दिल की बात भी बोलूँगा, फिर देखते हैं वो किसको अपने लिए चुनती है। जमाल शाह ने यह तय कर लिया था कि वो आज ही मीरपुर जाएगा। वो जल्द से जल्द आयत को अपने दिल की बात बोलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बुरहान उससे पहले आयत के दिल में कोई जगह बना ले। हया, बात सुनो। अभी हया क्लासरूम के बाहर पहुंची ही थी कि अयान ने पीछे से आवाज़ लगाते इसको रोका। क्लास खत्म होते ही मुझसे मिलना प्लीज़। अयान तेज़ी से कहता वहाँ से गया, जबकि हया इसको जाते देख खूब मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी वो क्यों मिलना चाहता था। माजी, ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रही हो जैसे मैंने पता नहीं तुमसे क्या फरमाइश कर दी? मुराद शाह जन्नत को घूरते देख स्पाट से बोला, तो जन्नत ने डरते आंखें झपकाई। देखें, आप मुझे यहाँ मिलने बुलाते हैं तो मैं आ जाती हूँ, वो बात और थी, लेकिन ये जो आज आपने कहा हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे बात मेरी इज्जत पर आए। जन्नत अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते मसनूई खूबी से बोली, जबकि जन्नत की बातें सुन मुराद का पारा हाई हुआ था। क्या कहा अभी तुमने? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? हम कोई गिरे हुए इंसान हैं जो तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना देंगे? हम तुम्हारे लिए प्यार से ये गजरे लाए हैं ताकि तुम्हारे बालों में लगा सके और तुम हमारी नीयत पर शक कर रही हो। मुराद
जिसने गुस्से को जब्त करते जन्नत को बाजों से दबोचा था। आपके बोलते उसको गुस्से से मजीद करीब कर गया। जन्नत की नीली आंखों में पानी भरा था। वो दर्द से कराह उठी। हमारा ये मतलब नहीं था। वो दर्द को अपने अंदर भरते मुश्किल से बोली। मुराद, जिसने जन्नत का बाजू दबोचा हुआ था, उसके कांपते होंठों को देख उसका बाजू छोड़ गया, जबकि गुस्से को ठंडा करने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। जन्नत मुकाबले के छोड़ देने पर डरते 2 कदम पीछे हुई। जल्दी से अपनी सांसों को तेजी से बढ़ने लगी। सॉरी, मुझे डर लग रहा था, बस इसीलिए ऐसे ही मुंह से निकल गया। जन्नत उसको देख क्यों इतना डर रही थी वो खुद ही नहीं जानती थी, लेकिन हिम्मत करते वो बोली, मैं अभी। जन्नत आगे कुछ कहती, मुराद वैसे ही तेजी से चलते जन्नत से दूर होता गया। जन्नत नीली आंखों को उस पर गाड़े कितनी देर तक उस सितम को जाते देखती रही। दादा बख्श, हम जा रहे हैं। जन्नत को उसकी हवेली के रास्ते पर छोड़ देना। मुराद जब बाग से निकलते बाहर आ चुका था, आंखों पर ग्लासी लगाते दादा बख्श को हुक्म देते तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा, जबकि दादा बख्श को मिलते ही भागते बाग के अंदर गया जहाँ पर जन्नत थी। क्या समझता है खुद को? एक तो उसकी वजह से इतनी गर्मी में, वो भी दोपहर के वक्त। जन्नत गाड़ी में बैठते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी। हवेली से सबसे छुप कर मिलने यहाँ इतनी दूर बाग में आई। अब के बोलते उससे ने हाथों को लंबा खींचा, जबकि दादा बख्श जो गाड़ी चला रहा था हल्के से मुस्कुराया और वो मुझे बातें सुनाकर चलता बना। अब अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल भी आने वाली नहीं। जन्नत ने आखिर की बात दादा बख्श को देखते कही, ताकि वो मुराद शाह को ये सब कुछ बता दे कि नाराज़ वही नहीं हो सकता, जन्नत शाह भी हो सकती है। अब उसको ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं साहिवाल जा रही हूँ। जन्नत ने सोच लिया था, जब देखो कहता है जन्नत बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में ताड़े तोड़ लाऊंगा वगैरह, और अभी पूछा ही था कि दुपट्टा क्यों उतारूं। प्यार से बताने की बजाय डांट कर गजरे मुंह पर मार कर चला गया। जन्नत हवेली में दाखिल होते ही गुस्से से चलते गजरों को देख टोकरी में फेंक गई। अभी बुरहान ये देख हल्के से मुस्कुराया था कि फ़ोन पर आते गोल देख मुकाबले सामने चलती वीडियो को बंद किया। हाँ कहो खादिम, आपके वो उठते चलते टेबल तक आया था और कैमरा बंद करते उसकी तारें उतारते उसको वैसे ही बैग में डालने लगा, जबकि फ़ोन अभी भी कान पर लगा हुआ था। साईं, पार्टी के कुछ लोग आए हैं, क्या करना है? खादिम ने बड़े आराम से पूछा। ठीक है, ठीक, मैं आता हूँ, बुरहान ने कहते फ़ोन बंद किया। दादा बख्श, बुरहान फ़ोन बंद करते ही खुद से बड़बड़ाया, जबकि जन्नत की बोली बात याद करते बुरहान के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट फैली। मानना पड़ेगा, मुराद चाचू ने काफ़ी मज़े से ज़िंदगी गुजारी थी। क्या मोहब्बत करने का तरीका है। बुरहान को मुराद का हर अंदाज बहुत लाजवाब लगा था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दादा बख्श के पास ये कैमरा कहाँ से आया, जिसमें मुराद चाचू जन्नत चाची की पूरी कहानी बयान है, वो भी पल पल की। अब आपको याद तो होगा कि दादा बख्श ने बुरहान को एक बार कुछ दिया था। ये वही कैमरा था जिसमें मुराद शाह की कहानी बयान थी। बुरहान ने जब ये कैमरा पहली बार ऑन किया तो वो तो मुराद को देख हैरान हुआ, मगर बुरहान ने फिर मुराद की ज़िंदगी किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वो जब भी फ्री होता मुराद और जन्नत की ज़िंदगी को देखता। बुरहान माथे पर उंगली चलाते तेज़ी से रूम से बाहर आया था, जबकि चलते वो अब लॉन में दाखिल हो चुका था। खादम, मेरा एक काम करो, जल्दी से पता करो ये दादा बख्श हमें कहाँ मिलेगा, और याद रहे इस बात की खबर किसी को ना लगे। बुरहान लॉन में खादम को काम देते अब मर्दों वाली बैठक की तरफ गया। उस तरफ क्या है जहाँ से अभी ये आया था। आया जो ऊपर रूम में खड़ी हुई थी। बुरहान को लॉन की दूसरी तरफ जहाँ से जंगल शुरू होता था आते देख खुद से बड़बड़ाई। ऐसे टहलने से कोई हल मिलने वाला है तो बता दो मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे तो चक्कर लगा लेती हूँ। अनान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हया को कहते घूरने पर मजबूर किया। तो तुम्हारी तरह बैठकर भी कोई हल मिलने वाला नहीं। हया पूरी तरह तप चुकी थी। जैसे ही वो क्लास से फारिग हुई, अयान पहले से ही क्लास के बाहर उसका मुंतज़िर था। हया उसको देख बहुत खुश हुई थी, मगर जैसे ही अयान ने उसके करीब आते ये कहा कि उसने सोच लिया है अब वो उस लड़की से मिलेगा, हया के जैसे पैरों तले ज़मीन निकली हो। वो तो समझी थी कि अयान ये कहेगा कि वो लड़की इसी यूनि की है, इसको लगता है, लेकिन वो अयान की बात सुन जैसे सदमे में चली गई। तब वो उसके मशवरे में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। अभी वैसे ही गुस्से से अपने घर के लॉन में टहल रही थी। हया यार क्या हो गया है तुझे? तू कहाँ ये इश्क विश्क में पड़ गई, और साथ में मेरा भी ऐसी बकवास बातों में दिमाग खर्च करवा रही है। जैसे ही अनान ने आलिया का मैसेज देखा, इसको एकदम से अपना काम याद आया था, जबकि वो साथ ही आलिया के मैसेज को पढ़ जवाब टाइप करने लगी। जब तुझे होगा ना तब पूछूंगी। हया वैसे ही गुस्से से बढ़ गई। लो भाई गरम गरम चाय और साथ में पकौड़े। अब ये अनार कुछ बोलती कि नमरीन चाय लाते बोली, तो हया जो गुस्से से टहल रही थी अपनी भाभी को देख आराम से चेयर पर बैठी। क्या हुआ, ऐसे मुँह क्यों बनाया हुआ है? नमरीन जो मगों में चाय डालने लगी थी एक नज़र हया को देख मुखातिब कर गई। अनार जो फ़ोन पर आलिया को मैसेज कर रही थी सरसर नमरीन को देख जल्दी से आलिया के इनबॉक्स से निकल हया को मैसेज करने लगी, क्योंकि अभी हया कुछ कहती कि फ़ोन पर मैसेज की वेट सुन फ़ोन ऑन किया, जबकि अनार का मैसेज देख वो सामने बैठी अनार को घूरने लगी। साथ ही उसका बेटा मैसेज पढ़ा, मेरी मानो ये ठीक वक्त है, अपनी भाभी को साफ बता दो कि भाभी मैं आपके भाई की मोहब्बत में पागल हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी अपने भाई से शादी करवा दें। मैसेज के लास्ट पर हंसने वाली इमोजी भी डाले, जैसे अनार ने एक बार फिर मोहब्बत का मजाक उड़ाया। हया का बस नहीं चला था, अभी अनार को मार मार कर साफ कर देती, जबकि गुस्से को जब्त करते फ़ोन को बंद करते टेबल पर फटक गई। ऐसे अनार को
मेरी प्यारी ननद क्यों कूद रही है। नवनीत जो मग हया के सामने रखने लगी, उसको सामने बैठी अनार को कूदते देख वो हल्के से मुस्कुराती बोली, कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही बकवास मैसेज सेंड किया था इसने, मैंने अभी देखा तो। हया तेजी से हल्के फुल्के अंदाज में बोलती बात छोड़ गई। नवनीत उसकी बात को समझ वैसे ही अब मग अनार के हाथ में थमा गए। नवनीत आपी आयत ने लाहौर कब आना है, मेरा मतलब आपकी कोई बात हुई इससे। अनार हया को परेशान बैठे देख नवनीत से मुखातिब हुई, पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो अभी आने वाली है। बुरहान को वहाँ ज़्यादा काम रहता है और आयत ठीक भी नहीं थी। अम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आयत को 2 दिन से बुखार था। बुरहान उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है और बुरहान नहीं चाहता अभी आयत उसको छोड़ यहाँ अकेली चली जाए। आखिर की बात कहते नवनीत हल्के से स्माइल पास कर गई, जबकि हया और अनार भी सुन धीरे से मुस्कुराई। सच में तो तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई थी। हया जैसे ही नवनीत को याद आया बोली, जारी है।